थोड़े से टिपिकल होते हैं फोरट्रान के अंदर लिखने में कि हम उसे कैसे लिखें। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है अल्फ़ा बाय अल्फ़ा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो फोरट्रान के अंदर हम अल्फ़ा तो कैसे लिखते हैं, अब कीबोर्ड में तो हमारा अल्फ़ा लिखा नहीं होता ना ऐसे, तो हम कैसे लिखेंगे अल्फ़ा कोस ओमेगा को हम ऐसे लिख देंगे ओमेगा स्टार टी प्लस फाइव, फिर हम डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। आप अच्छे से एक्सप्रेशन लिख लेना, मेरा पूरा नहीं आ रहा है। आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिया है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा log x बाय वाई जेड। अब इसे हम सिंपल लिखेंगे log स्क्वायर रूट ऑफ x बाय वाई स्टार जेड। अगर मैं सिंपल वाई स्टार जेड लिख दूँ, ब्रैकेट ना लगाऊँ, तो क्या हो जाएगा, पहले x का y से डिवाइड हो जाएगा, फिर वो z से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फ़ा एक मिनट यहाँ देखो 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स e रेज टू द पावर माइनस मोड ऑफ x। ठीक है, अब ये देखो कि हमें कैसे लिखना है इसको। तो सबसे पहले वैसे अगर हम नॉर्मल डिस्कस सा करें तो हम क्या करेंगे कि ये वाला एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, फिर उसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे, फिर ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे लिखना है। चाहे आप 1 लिखो या 1.0 लिखो, माइनस एक्सपोनेंशिएशन ऑफ मीन्स ई की पावर हो गई ना, तो माइनस अल्फ़ा फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो कितने ब्रैकेट खोली मैंने, 1 2 3, तो 2 रह गई ना मेरी एनक्लोज करनी, फिर डिवाइड का ऑपरेटर आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करो, ये सारा हमारा जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1 प्लस 1 लिखो या 1.0 लिखो, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा रियल में। अगर x तो आपका रियल ही होगा, x स्टार एक्सपोनेंशिएशन ऑफ माइनस ABS ऑफ x। अब कितने ब्रैकेट मैंने ओपन करी हैं, 1 2 3, तो 2 और क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, अब एक लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। उसमें देखो क्या है, a cos x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c cos क्यूब x। इसे हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, अगर हम लिखना चाहें a स्टार cos x प्लस b स्टार cos x का स्क्वायर प्लस c स्टार cos x का क्यूब। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में एक तो ये बहुत लंबा एक्सप्रेशन है और हर बार हमें क्या लिखना पड़ता है, कोस कोस कोस, एक तो लिखते लिखते ही थक जाता है टाइपिंग करने में। तो इसका एक और छोटा एक्सप्रेशन भी है कि हम कोस एक्स को पहले वाई के अंदर स्टोर करवा लें। ठीक है, और फिर हम क्या लिख दें, ए स्टार वाई मतलब ए इंटू कोस एक्स, फिर बी स्टार वाई मतलब बी कोस स्क्वायर एक्स हो गया ये, फिर सी स्टार वाई, इसका डबल स्टार मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्यूब हो गया। ठीक है, एक तो छोटा एक्सप्रेशन है, हर जगह कोस एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, बस एक छोटी सी स्टेटमेंट हमारी एक्स्ट्रा बन जाएगी। ठीक है,
अब कुछ प्रोग्राम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमारा प्रोग्राम एग्जांपल है, सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या दे रखा है हमें ना 28 मैंगो का प्राइस निकालना है पैसे में, और फिर उसको कन्वर्ट करना है, मतलब प्रिंट करना है रुपीज़ में अलग से और पैसे में। पहले तो उसको नियरेस्ट पैसे में निकालना है, फिर आंसर कैसे प्रिंट करना है, रुपीज़ में अलग और पैसे में अलग। ठीक है, जैसे मतलब 11 रुपये 25 पैसे इस टाइप से। तो अब देखो क्या करना है, और हमें साथ में 1 डज़न मैंगो, 1 डज़न में कितना होता है 12, तो 12 मैंगो के प्राइस हमें दे रखा है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्रेशन पहले बता देती हूँ कैसे कर रखा है। तो देखो 12 मैंगो का प्राइस मान लो 24 है, तो 1 मैंगो का कितना हो गया 2, तो 28 मैंगो का कितना हो जाएगा प्राइस 2 × 28। अब ये किस में है, सॉरी 12 मैंगो का 2 हो गया, मतलब मैं सीधा लिख देती हूँ 24/12। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये तो हुआ किस में, रुपीज़ में, तो 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे। इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इतने रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, फिर आपको एक्सप्रेशन समझने में आसानी रहेगी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोग्राम का नेम लिख दिया, फिर इम्प्लिसिट नन, फिर हमने इंटीजर में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, रुपीज़ मतलब जो प्रिंट कराना है ना आंसर वो हम इस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, फिर वो प्रिंट कराएंगे, रुपीज़ में ये हो जाएंगे, पैसे में ये हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ 28 मतलब जब हम कॉस्ट निकालेंगे ना 28 मैंगो की, अब जैसे ये पहले रुपीज़ में थी, फिर हमने इसको पैसे में कन्वर्ट किया, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ 28 आई। तो वो हम ये जो हमारी रियल वैल्यू आई है ना, ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हम आर कॉस्ट 28 के अंदर असाइन करेंगे, जो कि हमने रियल कर रखा है। फिर उसको हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो वो आ गया कॉस्ट ऑफ 28 के अंदर। ठीक है, फिर कॉस्ट डज़न मतलब कि 12 मैंगो की जितनी भी कॉस्ट है वो हमने कॉस्ट डज़न में करवानी है। तो सबसे पहले हम वही प्रिंट करा देंगे, फिर हमने ये दोबारा कॉस्ट डज़न की वैल्यू प्रिंट करा दी, इसका मतलब हमने इको चेक ऑफ इनपुट का यूज़ किया है। अब देखो आर कॉस्ट 28 के अंदर क्या था, यही है, देखो कॉस्ट डज़न हमारी कितनी थी 24, मतलब कि 12 मैंगो की कॉस्ट कितनी थी 24, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया, फिर जो भी आया उसको हमने 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो रियल आएगा, क्योंकि हमने सब कुछ रियल में कन्वर्ट कर दिया जो भी हमारे इंटीजर थे, और ये तो ऑलरेडी रियल था, बेशक 100 भी लिख देते तो भी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता ऑटोमेटिकली। फिर हम इसको क्या करेंगे 0.5 ऐड करने के बाद किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, ताकि वो इंट में आ जाएं पैसे हमारे। सपोज़ करो हमारे पास पैसे आते हैं 11.25, सॉरी पैसे आते हैं हमारे पास 11.25। अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 11 रुपीज़ आ जाएंगे, तो वो हमने रुपीज़ में असाइन करा दिया, मतलब स्टोर करा दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब मैं अच्छे से बताती हूँ। देखो 11.25 हमारे आए थे पैसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद, मतलब कॉस्ट ऑफ 28 में। अब मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 11 रुपीज़ बच जाएंगे, वो हम रुपीज़ में डलवा देंगे। ठीक है, अब हमें पैसे निकालने हैं, पैसे हमारे पास क्या बचे सिर्फ 25 पैसे चाहिए। ठीक है, 11 हमारे पास रुपीज़ है। अगर देखा जाए तो 11 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और जो थे टोटल पैसे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास बचे हुए पैसे आ जाएंगे। तो हमने यहीं पे यही किया कि रुपीज़ को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो टोटल पैसे थे उससे, जो कि कॉस्ट ऑफ 28 में पहले ही थे, तो हमने उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये लॉजिक लगाया है, फिर हमने जस्ट क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट किया, रुपीज़ में अलग से और पैसे में अलग से। यही बताना था ना, हमें तो सिर्फ निकालना था कि नियरेस्ट पैसे में कितने आएगी, फिर उसमें हमें निकालने के बाद आंसर हमें किस में प्रिंट कराना था, अलग से रुपीज़ में अलग से पैसे में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 28 रुपीज़ 11.25 पैसे। ये जस्ट एग्जाम्पल था, किसी भी वैल्यू के लिए हो सकता है। लेकिन अब इस प्रोग्राम में था क्या
इस प्रोग्राम में सिर्फ 28 मैंगो के लिए हम निकाल सकते थे कि 28 मैंगो की कितने हमारे पास प्राइस है रुपीज़ एंड पैसे में। अगर हमें 32 मैंगो की निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, हर जगह 28 की जगह 32 करना पड़ेगा। ऐसे प्रोग्राम बारी बारी लिखना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा, कंपाइल कराना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी और वैल्यू के लिए, जैसे 35 के लिए निकालना है, 35 मैंगो की कॉस्ट कितनी है, ऐसे हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर रिकम्पाइल, फिर दोबारा रन कराना पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा कि हम इस प्रोग्राम को थोड़ा जनरल बना देते हैं। तो जनरल बनाने में कुछ नहीं है कि हम कितने भी मैंगो की कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब वो देखते हैं कि हम जनरल कैसे हमने प्रोग्राम को किया। तो आप कोई भी प्रोग्राम करो ना, तो उसको हमेशा क्या करो, जनरल वे में बनाने की कोशिश करो, ताकि वो हर वैल्यू के लिए हम लिख सकें। ठीक है, तो अभी ये प्रोग्राम का नाम मैंने इसी के अकॉर्डिंग दे दिया। प्राइस हमें निकालना है मैंगोज़ का जनरल वे में। तो इम्प्लिसिट नॉन यूज़ हो गया। इंटीजर में बस सेम है वेरिएबल्स, रुपीज़, पैसे। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कॉस्ट ऑफ 28 की जगह कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया कि कितने मैंगोज़ के लिए निकालना है। पहले ही नहीं बताया कि कितने मैंगोज़ के लिए है। ठीक है, कितने भी हो सकता है। वो कितने मैंगोज़ के लिए निकालना है वो क्वांटिटी के अंदर आ गया। कॉस्ट डज़न आ गया, जो पहले ही था कि एक डज़न मैंगोज़ की कितनी कॉस्ट है। और हमने एक और वेरिएबल नहीं लिया यहाँ पर, आर कॉस्ट 28। क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब हम सीधा ही उसको यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे निंट, उससे सीधा ही हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो हम उसी के अंदर ही करवा देंगे, कॉस्ट के अंदर ही निंट यूज़ करके सीधा कॉस्ट के अंदर ही हम करवा देंगे। और कोई हमें वेरिएबल में लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने क्या किया था, ये सारी जो भी एक्सप्रेशन था किसी और वेरिएबल में स्टोर किया था, फिर उसके ऊपर हमने अप्लाई किया था। तो फिर हमने क्या किया, सीधा ही निंट लगाया उसी के ऊपर, और किसी एक वेरिएबल इंटीजर के अंदर हमने स्टोर करवा ली। तो अब वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं आगे। जो मेन चीज़ें हमने चेंज करी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप देख लेना, आपको समझना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर कर देंगे। फिर आगे वही कंसेप्ट यूज़ करके हमने रुपीज़, पैसे निकाले हैं, और यहाँ पर रुपीज़ और पैसे हमने प्रिंट करा दिए हैं। तो अब यहाँ देखो, मैंने वेरिएबल तो स्मॉल में लिया था ना, सारे स्मॉल लेटर है रुपीज़। यहाँ पे मैंने कैपिटल आर यूज़ किया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोरट्रान के अंदर हम चाहे लोअर केस में लिखें चाहे अपर केस में लिखें, दोनों वेरिएबल्स उसके लिए सेम होता है। जैसे अब ये रुपीज़ और ये वाला रुपीज़ सेम है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, हमें गिवन है 2 साइड्स और बीच में उसका एक एंगल। ठीक है, हमें निकालनी है थर्ड साइड निकालनी है और उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हम अप्लाई कर देते हैं। थर्ड साइड निकालने का फॉर्मूला है a² + b² - 2ab cos थीटा की पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट। यहाँ ए बी 2 साइड्स हैं, थीटा हमारा एंगल डिग्री में गिवन है, तो हमें उसे सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा π/180 से। हम ऐसे पाई तो यूज़ नहीं करेंगे ना, तो उसे हम नेम्ड कांस्टेंट में पहले ही डिक्लेयर कर देंगे कि पाई हमारा क्या है, वो उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है डायरेक्ट एरिया निकालने का, वो क्या है, एरिया इक्वल टू ए बी साइन θ/2। ए बी साइड हो गई, थीटा हमारा डिग्री में एंगल है, लेकिन उसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है और उसे 2 से डिवाइड कर देना। बस अब तो सिंपल हमें क्या करना है, फार्मूलाज अप्लाई करने हैं और जो आउटपुट आएगा हमें प्रिंट कराना। जैसे ए बी तो हमारी 2 साइड्स हैं, सी थर्ड साइड है, थीटा एंगल है, एरिया ट्रायंगल का एरिया है, और रेडियन थीटा मतलब थीटा वैसे डिग्री में दिया हुआ है तो उसे कन्वर्ट करेंगे हम π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो हमने रेडियन थीटा में स्टोर करवा दी, और फिर आगे हम उसी का यूज़ कर लेंगे एक्सप्रेशंस के अंदर, फॉर्मूलाज के अंदर। यहाँ पे भी देखो, जो भी हमने रीड कराया ए बी थीटा वो हमने दोबारा से प्रिंट करवा दिया इको चेक ऑफ इनपुट देखने के लिए, प्रोसेस यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो फिर आगे रेडियन थीटा में कन्वर्ट किया, π/180 से मल्टीप्लाई करके आगे थर्ड साइड निकाल रहे हैं और एरिया निकाल रहे हैं। जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था बिल्कुल वैसे ही लिखना है,
एज इट इज़। वहाँ पे 2 से डिवाइड कर रखा था, यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई कर रखा है। एक की बात है, 1/2 तो 0.5 ही होता है ना, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ हमें प्रिंट करवा देनी है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमारे पास कोई भी एक इंटीजर डिजिट दे रखा है, 5 डिजिट का एक इंटीजर है, उसके डिजिट्स का अब हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने यहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क साइन लगा दिया, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था, तो ये जो है यहाँ पे आना चाहिए एक्सक्लेमेशन सम, तो आप ठीक कर लेना थोड़ा। तो अब वही सम प्रोग्राम का नाम मैंने दे दिया सम डिजिट्स इम्प्लिसिट नन। अब जैसे हमने n लिया 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब ये डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 हर डिजिट को हम इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराएंगे। डिजिट 1 5 डिजिट 2 4 डिजिट 3 3 डिजिट 4 2 एंड डिजिट 5 1। n हमारा वो नंबर है 5 डिजिट का, सम जो भी डिजिट्स का सम आएगा वो हम सम के अंदर स्टोर करा देंगे और वही प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ हम एग्जांपल लेके चलते हैं। n क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने n रीड कराया, फिर वही प्रिंट करा दिया, इको चेक ऑफ इनपुट प्रोसेस। फिर हमने क्या किया, n को 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, फिर इसी n से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5 आएगा डिजिट 1 में। तो डिजिट 1 में हमारा 5 आ गया। फिर जो अब हमारा n था, n को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ना वो अब n में चली जाएगी। अब n में हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4, ठीक है। फिर अब दोबारा उसको 10 से डिवाइड करेंगे 1 2 3, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 0, फिर इसी n में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिजिट 2 में हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे प्रोसेस रिपीट करेंगे तो हमारा डिजिट 3 डिजिट 4 एंड डिजिट 5 आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। फिर डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 में जो जो वैल्यूज़ आएंगी, क्या वैल्यू आएंगी, इसमें 5 आएगा, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। सॉरी गलत बता दिया, उल्टा बता दिया। डिजिट 1 में आएगा 5, क्योंकि सबसे पहले हमने 5 निकाला था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इनका सम निकालने के बाद प्रिंट करना और प्रोग्राम का एंड कर देना। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे तो ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा। और इसमें एक और क्या प्रॉब्लम है कि n की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रिप्लेस हो रही है। स्टार्टिंग में देखो n की वैल्यू हमने ली थी 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब हम क्या, अब हमारे पास लास्ट में आते आते n की वैल्यू बची सिर्फ 1। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें ओरिजिनल वैल्यू मेमोरी में प्रिजर्व रहे, मतलब वो चेंज ना हो, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो हमारा प्रोग्राम फेल ना हो, उसके लिए भी ये ऐसा प्रोग्राम अप्लाई हो, उसके लिए भी अप्लाई हो। और साथ में अगर हम मोड फंक्शन भी यूज़ करें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम मोड फंक्शन का यूज़ है उसमें, तो देखो क्या करना है। सेम वही है, अभी तो सम डिजिट्स इम्प्लिसिट नन, बस एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे नंबर। नंबर में तो हम ओरिजिनल जो भी वैल्यू रीड कराएंगे, जैसे चाहे नेगेटिव हो 1 2 3 4 5 माइनस का, या पॉजिटिव हो, वो रहेगा। अब अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे नंबर का, एब्सोल्यूट ऑफ नंबर, ठीक है, वो n में आएगा। अब आगे जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे वो n का यूज़ करके करेंगे, तो जो नंबर में हमारी वैल्यू है वो एज इट इज़ स्टोर रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। बस इसमें तो यही है, देखो सेम ही करना है। नंबर में हमने रीड कराया, फिर वही प्रिंट करा दिया, इको चेक ऑफ इनपुट। फिर हमने क्या क्या, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो IABS, हमें इतना तो पता है कि वो नंबर एक इंटीजर ही हमने देना है, तो IABS लगाएंगे क्योंकि वो इंटीजर पे अप्लाई होता है। तो जो पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है ही, नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव कर देगा। तो आगे बस मोड फंक्शन अप्लाई करना है और n की वैल्यू का यूज़ करना है। तो ओरिजिनल जो हमारी वैल्यू है नंबर के अंदर वो चेंज नहीं होगी, वो मेमोरी में प्रिजर्व रहेगी, ठीक। अब एक हम इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखते थे ना, n - n/10 स्टार 10,
उसकी जगह सिर्फ हमें इतना लिखना है मोड n, 10, वो सीधा डायरेक्ट दे देगा जो भी लास्ट का डिजिट होगा, क्योंकि वो रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर हमेशा लास्ट का डिजिट बचता है अगर हम 10 से करते हैं तो डिवाइड। ठीक है। अब किसी स्टूडेंट ने रिसेंटली कमेंट किया था उस वीडियो पे, जिस वीडियो में मैंने एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम डिस्कस की थी किसी प्रोग्राम के बारे में। तो स्टूडेंट ने बोला था कि मैम कोडिंग में भी बता दो अच्छे से। तो वो लास्ट प्रोग्राम अब हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि कोडिंग में हम कैसे करेंगे। समझा मैंने पहली वाली वीडियो में दिया था कि उसमें किस टाइप के फॉर्मूले यूज़ होंगे, हमें कैसे करना है। इस प्रोग्राम में सिर्फ मैं कोडिंग बता देती हूँ कि हमने करना क्या है। तो मैंने प्रोग्राम का नेम भी वही ले लिया कि हम लेंथ को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर्स एंड सेंटीमीटर में। यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, लिखा मैंने नेक्स्ट ही लाइन में था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे तो मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क ही है तो पूरी उसके लिए यूज़लेस है लाइन। ठीक है। तो ये लेंथ कन्वर्जन प्रोग्राम का नेम हो गया। इम्प्लिसिट नन आपको पता ही है क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने x वेरिएबल ही लिया है बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है लेंथ हमारी x है, आपको कोई और लेने की ज़रूरत नहीं है वेरिएबल। अगर गिवन ना हो लेंथ हमें क्या लेनी है तो आप अपनी मर्ज़ी से ABCD जो भी आप लेना पसंद करें आप वो ले सकते हैं। अब मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो किसी वेरिएबल में स्टोर करूँगी ना, तो वो नॉर्मल से समझने के लिए मैंने m वेरिएबल यूज़ कर लिया, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो cm ले लिया। ठीक है। अब उसने क्या बोला, लेंथ x किस में गिवन है, मिलीमीटर में, तो मैंने प्रिंट करा दिया कि हमें लेंथ किस में इनपुट दो, मिलीमीटर्स में, तो हमने x रीड करा लिया। अब वही मैंने दोबारा प्रिंट करा लिया x की वैल्यू कि उसने सही लिया या गलत लिया। ठीक है। आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ना इससे। तो अब उस लेंथ को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को मीटर में। तो फॉर्मूला मैंने लास्ट की वीडियो में आपको अच्छे से बताया था, बस वही अप्लाई किया है कि 0.001 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ को तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने वही प्रिंट करा दिया। इसने बोला क्या था, लेंथ को एक्सप्रेस करना है मिलीमीटर्स में दे रखा है, किस किस में एक्सप्रेस करना है, मीटर में, सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर में। मतलब कि जो गिवन लेंथ है ना मिलीमीटर में, वो भी हमें प्रिंट करानी है कि गिवन लेंथ क्या है। तो मिलीमीटर में पहले मैंने मिलीमीटर में प्रिंट करा दी, x है वो, तो x में जो भी इनपुट होगा वो आ जाएगा। अब जब हमने उसको कन्वर्ट किया मीटर में तो m वेरिएबल में स्टोर किया, तो मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया। अब सेंटीमीटर में जब स्टोर किया तो cm में स्टोर किया, तो वो यहाँ स्टोर करा दिया। फिर मैंने एंड का प्रोग्राम एंड कर दिया। ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो जो डाउट है आप मुझे वो बता सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रोग्राम में, एक्सरसाइज के प्रोग्राम में या किसी भी एग्जाम्पल में, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे भी बता सकते हो या फिर कमेंट करके भी बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।